रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। हेलो दोस्तों, मैं हूं अजय निषाद और हिंदी नाथ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, राजस्थान टीजीटी पीजीटी, राजस्थान जूनियर, एनवीएस, केवीएस, नेट जेआरएफ हिंदी साहित्य से जो लोग करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो उनके लिए यह वीडियो बना रहे हैं। हम उनको भी बता दें जो एमए कर रहे हैं हिंदी साहित्य से या बीए कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए यह वीडियो बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो हम प्रत्येक दिन यह वीडियो लाते रहते हैं, जिसमें 100 से 125 से प्लस क्वेश्चन होते हैं और यह एक मॉडल पेपर होता है। आइए शुरू करते हैं हम। पहला क्वेश्चन, मैला आंचल के लेखक कौन है? तो फड़केश्वर नाथ रेणु जी हैं। मैला आंचल यह प्रकाशित हुआ था 1954 में। ठीक। कहती हुई यों उतरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है ये बताना है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। ऑप्शन नंबर ए सही है। जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। अगर की पॉइंट ढूंढे तो आप जानो, मनु मानो, जनु जानो, जनहु मनहु इत्यादि शब्द आते हैं। ठीक है। चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? तो इसमें रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार, जहाँ पर उपमेय को उपमान का रूप दे दिया जाए वहाँ पे रूपक अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है? छंद बताना है। तो चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है। चौपाई छंद में प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। ठीक है। इनमें छायावादी कवि कौन नहीं है बताना है। छायावादी कवि कौन नहीं है? तो शिव मंगल सिंह सुमन जी छायावादी कवि नहीं हैं, यह प्रगतिवादी कवि हैं। कौन से? प्रगतिवादी कवि हैं। और बाकी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद आदि छायावादी कवि हैं। कुरु कुरु स्वाहा उपन्यास के लेखक इनमें से कौन हैं? तो मनोहर श्याम जोशी जी हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। आवारा मसीहा के लेखक विष्णु प्रभाकर जी हैं। यह शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी पर आधारित पुस्तक है। और कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? तो 15 सर्ग हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। इनमें से किसने सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं? तो जयशंकर प्रसाद जी ने सर्वाधिक प्राचीन ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं। आगे चलते हैं। इनमें से किस नाटक में नारी के पुनर्लग्न की समस्या उठाई गई है? तो ध्रुवस्वामिनी में। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है। आइए आगे चलते हैं। रत्नाकर कृत उद्धव शतक किस भाषा में लिखा गया? तो यह ब्रज भाषा में लिखा गया है। सन 1929 में लिखा गया। 1929 में। सन 1975 के बाद की कविता को इनमें से किस नाम से जाने लगा? तो समकालीन कविता के नाम से जाना जाता है 75 की बाद की कविताओं को। राग दरबारी नामक उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो श्रीलाल शुक्ल जी हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। सचेतन कहानी का प्रवर्तक इनमें से कौन है? तो महीप सिंह जी हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। इनमें से कौन सी कृति अज्ञेय की है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तो यह हरी घास पर क्षण भर। ऑप्शन नंबर सी सही है। बालकृष्ण शर्मा नवीन कृत काव्य इनमें से कौन सा है? तो हम बिस्पाई जन्म के। ऑप्शन नंबर बी सही है। 8वां सर्ग किस विधा की पुस्तक है? 8वां सर्ग नाटक विधा की पुस्तक है। और इसके लेखक हैं जो 8वें सर्ग के सुरेंद्र वर्मा जी हैं। इनमें से कौन सा जोड़ा सही है बताना है। चिंतामणि काव्य प्रकाश ये सही है। ऑप्शन नंबर ए। काव्य प्रकाश के लेखक जो हैं चिंतामणि जी हैं। मतिराम रसरहस्य गलत है, मतिराम जी नहीं है रसरहस्य के, ये कुलपति मिश्र हैं। कौन? कुलपति मिश्र जी हैं रसरहस्य के। अंग दर्पण के भूषण जी नहीं है, ये हैं रसलीन। अंग दर्पण के कौन है? रसलीन। और शिववावनी के भूषण हैं। कौन? भूषण कवि भूषण जी हैं। ठीक। जसोदा हरि पालनय झुलावे
हल रावे दुलराए मल्हावे जाई जाई सोई कछुगावे। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो दुलाराने की बात किया गया है, तो वात्सल्य रस, बचपन, कृष्ण के बचपन का इसमें व्याख्या किया गया है, वर्णन किया गया है। निसदिन बरसत नयन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जब ते श्याम सिधारे। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो इसमें वियोग श्रृंगार रस है। जहाँ पे श्रृंगार हो, दो प्रेमी प्रेमिकाओं का वर्णन हो और बिछड़ने का बात हो तो वहाँ पे वियोग श्रृंगार हो, और मिलने की बात हो तो वहाँ पे संयोग श्रृंगार होता है। इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? तो अवधी बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है, बाकी मगही बिहारी के अंतर्गत आता है और मैथिली, भोजपुरी ये भी आता है। अवधी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है। मगही किस प्रदेश की बोली है? तो बिहार की बोली है मगही। ऑप्शन नंबर बी सही है। सिंधी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? किस अपभ्रंश की बोली से हुआ है? तो ब्राह्मण अपभ्रंश की बोली से हुआ है। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है। हिंदू मग पर पाँव न राखेव, का बहुते जो हिंदी भाखेव। यह काव्य पंक्ति किस बोली में है ये बताना है। तो ये पहले तो जान लो नूर मोहम्मद का, यह नूर मोहम्मद का है, नूर मोहम्मद की पंक्तियां हैं और यह है अवधी भाषा में। ऑप्शन नंबर सी सही है। इनमें से कौन सा पश्च स्वर है? तो पश्च स्वर मतलब जो कंठ से बोला जाता है उसे पश्च स्वर कहेंगे। तो आ कौन सा हो जाएगा? पश्च स्वर हो जाएगा। ई और ई अग्र स्वर हो जाएगा और मध्य स्वर हो जाएगा। तो कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित में से कौन देशज शब्द है ये बताना है। तो खिड़की क्या है? देशज शब्द है, खिड़की। ऑप्शन नंबर ए। बाकी कालीन उर्दू शब्द है। मित्र तत्सम है और रेल अंग्रेजी भाषा का शब्द है। निम्नलिखित में से कौन तालव्य ध्वनि है? तो तालव्य ध्वनि जानते हैं च वर्ग वाला जो होता है वो तालव्य ध्वनि होता है, च छ ज झ। तो कौन सा हो जाएगा? च। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। इनमें से कौन सी लिपि नहीं है? बताना कौन सी लिपि नहीं है। तो अरबी लिपि है, गुरुमुखी भी है, देवनागरी भी है हिंदी वाली, और अंग्रेजी लिपि नहीं है। यह क्या है? एक भाषा है। ठीक। छ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो च वर्ग में आता है, च छ ज झ, तो ये तालव्य होता है। क वर्ग कंठ, च वर्ग तालव्य, और ट वर्ग मूर्धन्य, त वर्ग दंत होता है। उसके प्राण सूख गए, इस वाक्य में प्राण वचन का निर्धारण करना है। तो प्राण हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा? सज्जन का संधि विच्छेद सत धन जन होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है, सत धन जन। उत्तर दक्षिण में कौन सा समास है? उत्तर दक्षिण में द्विगु समास है। ऑप्शन नंबर बी सही है। राम रावणम ममार, राम रावणम ममार में कौन सा लकार है बताना है। तो लिट लकार है। ऑप्शन नंबर ए सही है। और मति शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है? तो मति का अर्थ होता है बुद्धि, इसमें है प्रथमा विभक्ति और एक वचन। ऑप्शन नंबर ए सही है। इदम रमेशस्य पुस्तकम आसीत, तो इदम रमेशस्य पुस्तकम आसीत का हिंदी अनुवाद हो जाएगा यह रमेश की पुस्तक है। ऑप्शन नंबर ए सही है। और उसके बाद बालिका गच्छन्ति आसीत का हिंदी अनुवाद करना है, तो बालिका जा रही है। ऑप्शन नंबर बी डी सही है। सूफी साधना के 4 पड़ावों में इनमें से कौन सा नहीं है? तो शरीयत है, नरीकत है, मारिफत है, और शरीयत हो गया, मार्फत हो गया, तरीकत या नरीकत यहाँ पे लिखा है। उसके बाद एक है हकीकत, तो मलकत नहीं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कुआनो नदी इनमें से किस कवि की कृति है? कुआनो नदी किसकी कृति है? तो ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की कृति है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसका प्रकाशन 1978 में हुआ है। किसका? कुआनो नदी का। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? तो महाप्रभु गोरखनाथ जी हैं। हम गोरखपुर की धरती से हैं और गोरखनाथ जी नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। ठीक है। महापुराण के रचनाकार कौन हैं?
महापुराण के रचनाकार कौन है? तो पुष्पदंत जी हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। रसमंजरी किस कवि की कृति है? तो रसमंजरी नंददास जी की कृति। ऑप्शन नंबर सी सही है। ऋण मुक्त में कौन सा समास है? तो ऋण से मुक्त, जो से आता है तो एक साथ वाला आता है, एक बिछड़ने वाला, तो यहाँ पे अलग कर रहा है, तो आपादान तत्पुरुष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। इनमें एक मोक्ष का पर्यायवाची शब्द है, तो मोक्ष महात्मा बुद्ध क्या किए थे? निर्वाण किए थे, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। निर्वाण मोक्ष कम अर्थ है या पर्यायवाची है निर्वाण। चर्म शब्द का समभिन्नार्थक क्या होगा? तो समभिन्नार्थक चरम है। क्या है? चरम, और इसका अर्थ है चमड़ा। चर्म का अर्थ है चमड़ा। खाक में मिलाना मतलब नष्ट कर देना। ऑप्शन नंबर सी सही है। इनमें से कौन सी कालिदास की दूसरी रचना है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम है दूसरी रचना। इनका सर्वश्रेष्ठ ये काव्य है, सर्वश्रेष्ठ काव्य है ये। कौन सा? अभिज्ञान शाकुंतलम दूसरी रचना है। मालती माधव किसकी रचना है? तो मालती माधव भवभूति की रचना है। ऑप्शन नंबर बी सही है। 10 कुमार चरितम दंडी की रचना है। ऑप्शन नंबर बी सही है। राम घर से निकला, इस वाक्य में घर से में कौन सा कारक है? तो फिर वही अलग हो रहा है ना घर से, तो अपादान कारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। कर्ता ने कर्म को कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान से, जो यहाँ पे है। गठरी शब्द है, तो गठरी कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द है। गठरी ले जाई जाती है, भारी होती है। ठीक है। अत्याचार शब्द में कौन सी संधि है? अति धन आचार, तो यहाँ पे यण संधि हो जाएगा। अति प्लस आचार है यहाँ पे संधि विच्छेद। ऑप्शन नंबर बी सही हुआ। ठीक, आगे चलते हैं। केशव दास को किस वर्ग में रखना समीचीन है? तो ये ऋतवद्ध कवि हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। शिवा बावनी के रचयिता भूषण जी हैं, कवि भूषण। ऑप्शन नंबर सी सही है, शिवा बावनी के। भारतेंदु युग का एक अन्य नाम है पुनर्जागरण काल। भारतेंदु काल को पुनर्जागरण काल के नाम से भी जाना जाता है। तार सप्तक का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? तो 1943 में हुआ तार सप्तक का, और प्रथम तार सप्तक का हुआ प्रथम तार सप्तक को तार सप्तक के नाम से ही जाना जाता है डायरेक्ट, और दूसरे को दूसरा तार सप्तक, तीसरे को तीसरा तार सप्तक। तो जो तार सप्तक है 1943 में आया, और दूसरे तार सप्तक 1951 में, तीसरा तार सप्तक 1959 में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तार सप्तक का है तो 1943, दूसरा कहेगा तो 51, तीसरा 59। इनमें से भारतेंदु युगीन लेखक कौन है? बताना है भारतेंदु युगीन लेखक कौन है? तो पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी हैं भारतेंदु युगीन। अब बाकी हरिऔध, विद्याश्री निवास मिश्र, राय कृष्णदास जी, ये द्विवेदी युग के हैं, द्विवेदी युग के कवि हैं, कवि लेखक हैं। आगे चलते हैं। इनमें से कौन सा उपन्यास यशपाल का नहीं है? दादा कामरेड यशपाल जी का है, दिव्या भी यशपाल जी का है, और झूठा सच यशपाल जी का है। कब तक पुकारूं यशपाल जी का ना होकर रांगे राघव जी का है, रांगे राघव जी की रचना है कब तक पुकारूं। ठीक है। तीसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? 1959, अभी ऊपर बताए हैं। पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता के रचयिता कौन है? तो माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? तो महादेवी वर्मा को कहा जाता है आधुनिक मीरा। ये छायावादी युग की हैं, छायावादी। ठीक है। मृगावती के रचनाकार कौन है? तो कुतुबन जी हैं मृगावती के रचनाकार। उसके बाद इनमें से कौन संत कवि नहीं है? तुलसीदास जी भक्ति काल के कवि हैं, भक्ति काल के कवि हैं, और तुलसीदास राम भक्ति शाखा के कवि हैं। बाकी कबीर, सूरदास, सुंदरदास और मलुकदास ये सब संत कवि हैं, निर्गुण संत कवि, ज्ञान मार्गी शाखा के कवि। विनय पत्रिका की रचना तुलसीदास ने ब्रज भाषा में की थी। ऑप्शन नंबर बी सही है। किस भाषा में? ब्रज भाषा में की थी। उसके बाद भ्रमर गीत का उपजीव्य ग्रंथ कौन सा है? तो श्रीमद् भगवद गीता के 10वें स्कंद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही है। कौन सा? ए। और उसके बाद राघव चेतन, इनमें से किस सूफी
काव्य का पात्र है तो पद्मावती का, पद्मावत जो फिल्म देखे होंगे वो जानते होंगे, या आप पढ़े होंगे तो भी जानते होंगे पद्मावत। ये मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है। और देखो मधुमालती जो है मंझन जी की है, मंझन। और ये मृगावती कुतुबन और ये चंदायन मुल्ला दाऊद। कुतुबन द्वारा रचित ग्रंथ कौन है? अभी तुरंत आ गया, अभी जस्ट ऊपर पढ़े, मृगावती है, ऑप्शन नंबर ए सही है। राम भक्ति शाखा में रसिकोपासना का समावेश किसने किया? रसिकोपासना का समावेश किसने किया? तो अग्रदास ने किया, ऑप्शन नंबर बी सही है। मदनाष्टक के रचयिता का नाम बताना है तो रहीमदास जी हैं मदनाष्टक के रचनाकार। इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना है। यह रचना खड़ी बोली में है, ठीक है। प्रकृति का सुकुमार राजकुमार पंत जी, सुमित्रानंदन पंत जी को कहा जाता है। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास है। अयोध्या सिंह हरि उपाध्याय का, अयोध्या सिंह उपाध्याय का है प्रिय प्रवास। इसका अन्य नाम ब्रांजना, ब्राजांगना, ठीक है, ब्रजांगना। आगे कलम का सिपाही अमृत राय का ये रचना है। मुझे चांद चाहिए, मुझे चांद चाहिए, यह उपन्यास है, सुरेंद्र वर्मा जी का उपन्यास है। इसके लिए इन्हें 1900, मुझे चांद चाहिए के लिए सुरेंद्र वर्मा को 1996 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। सारा आकाश, सारा राजेंद्र यादव जी की रचना है, सारा आकाश राजेंद्र यादव जी। और ये देखो ये 1952 में प्रेत बोलते हैं नाम से प्रकाशित हुआ था ये पहले, बाद में सारा आकाश नाम दिया गया। संशय की एक रात, संशय की एक रात नरेश मेहता जी की रचना है। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश जी की रचना है, ऑप्शन नंबर डी सही है। और उसके कवित्र रत्नाकर के रचयिता कौन है? तो सेनापति जी हैं, ऑप्शन नंबर बी सही है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु कृपा करी अपनायो। और पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है ये बताना है तो भक्ति रस है, भक्ति रस है इसमें। ब्रज भाषा का विकास इनमें से किस प्राकृतिक अपभ्रंश से हुआ है? तो सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है, जहाँ से हिंदी का विकास हुआ है। आगरा किस बोली का क्षेत्र है? तो ब्रज भाषा का क्षेत्र है आगरा। इनमें से कौन सी ध्वनि संयुक्त व्यंजन है? क्य क्या है? संयुक्त व्यंजन है। और यहाँ पे दिया है रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। इसमें कौन सा छंद है? तो इसमें दोहा छंद है। दोहा छंद के पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, पहले और तीसरे चरण में, और दूसरे और चौथे चरण में 12-12 मात्राएं, ठीक है। पहले तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं, 11-11 मात्राएं। तो ये दोहा होता है। और इसी का उल्टा कर दिया जाए तो सोरठा हो जाएगा। पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं, दूसरे चौथे चरण में 13-13 मात्राएं, तब सोरठा हो जाएगा। और यहाँ पे ये दोहा है। निर्धन के धन सी तुम आई, तो यहाँ पे सी लगा हुआ है, कीवर्ड है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा अलंकार है यहाँ पे, जहाँ समान आ जाए, सरीसा आ जाए, ज्यों का त्यों आ जाए, ये सब आ जाए ना, तो वहाँ पे उपमा अलंकार हो जाएगा। की पॉइंट यहाँ पे देखो सी, धन सी। सज्जन पपाद जुगुप्सते का हिंदी अनुवाद बताना है आपको। सज्जन पाप से घृणा करते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही है। सज्जन पाप से घृणा करते हैं। रामेण स सीता वनम गच्छत, राम के साथ सीता वन जाती हैं। कुछ अपना अगर कॉमन सेंस भी लगा लोगे तब भी ये सही हो जाएगा हिंदी अनुवाद। सुबह दोपहर शाम के रचनाकार कौन है? तो कमलेश्वर जी हैं, ऑप्शन नंबर डी सही है। सुबह दोपहर शाम कमलेश्वर के नाम, ठीक। कविता का मर्म, कविता का मर्म इनमें से कौन सी विभक्ति है? तो कविता का मर्म में कौन सी विभक्ति है? षष्ठी विभक्ति है, ऑप्शन नंबर ए सही है। सह हस्तेत खादत, सहदेश मतलब हाथ से खाता है, तो कर्ता ने कर्म से, हाथ साथ में है तो करण हो जाएगा, करण कारक यहाँ पे है।
राम कृष्ण में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है राम और कृष्ण। प्रेमातुर में कौन शब्द में इनमें कौन सा समास है? प्रेमातुर में तत्पुरुष समास है, प्रेम में आतुर। ठीक है, अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा। जीवैषणा का सही संधि विच्छेद आपको करना है, तो जीवधन ऐषणा ऑप्शन नंबर बी सही है। और कविता का बहुवचन कविताएं, देखो यहाँ पे गलत लिखा है, बड़ी नहीं रहेगा छोटी ही रहेगा। अभी कविताएँ गलत है, कविताएं ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? बी वाला सही है। इनमें से कौन सी रचना माघ की है? माघ की कौन सी रचना है? तो शिशुपाल वधम माघ की रचना है, यह वीर काव्य है। गागर में सागर बनना मतलब थोड़े में बहुत ज़्यादा कहना या भरना रखना। एक तो दोष था ही, उस पर दूसरा दोष लग जाना का सही कहावत क्या है? ये आप लोग खुद बता सकते हैं क्योंकि पिछले वीडियो में ये था। ऑप्शन नंबर सी सही है। एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा। जो समाचार भेजता हो के लिए एक शब्द क्या होगा? जो समाचार भेजता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? संवाददाता। ऑप्शन नंबर ए सही है। चंद्रमुख में कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास है। चंद्रमुख, चंद्र जो है विशेषण है। इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द है? तो खटमल, खटमल पुल्लिंग शब्द है, बाकी स्त्रीलिंग शब्द है। डिबिया दात्री जीव। हर्ष शब्द का विलोम क्या है? हर्ष का विलोम विषाद होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। मैं आदर सहित नमस्कार करता हूँ, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? तो मैं सादर सहित, सहित नहीं होना चाहिए, आदर मतलब वही होता है सम्मान के साथ। मैं सादर नमस्कार करता हूँ। ऑप्शन नंबर डी सही है यहाँ पे। अशोक ने पत्र पढ़ा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? कर्ता ने, कर्ता ने, तो यहाँ पे ने है जो कर्ता कारक है। और हिंदी को राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता कब मिली? तो यहाँ पे 25, ये वाला नहीं है, ये वाला भी नहीं, जो चारों नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे है 14 सितंबर 1949 को मान्यता मिला था। तो यहाँ पे चारों नहीं है ऑप्शन। 14 सितंबर 1949 से, और तभी हिंदी भाषा दिवस भी मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन महाप्राण ध्वनि नहीं है? तो महाप्राण ध्वनि नहीं है बताना है। तो महाप्राण जानते हो किसको कहते हैं? दूसरे में आए और चौथे में आए उसे महाप्राण कहते हैं। दूसरा लाइन ख वाला और घ वाला लाइन को ऊपर से नीचे क्या कहते हैं? महाप्राण। और बाकी को अल्प प्राण कहते हैं। तो दूसरा लाइन वाला देख लो कौन है? इसमें ख है, ये क्या है? महाप्राण है। ठ भी महाप्राण है, ट भी, ज नहीं है, अल्प प्राण है। निम्नलिखित में से नीलकंठ कौन सा शब्द है? नीलकंठ योग रूढ़ है, जोड़ा जा सकता है, जोड़ने से अर्थ निकलेगा, बाकी तोड़ने से इसका अर्थ नहीं निकलता है। योग रूढ़ शब्द है नीलकंठ, बस इतना जान लो। मुंडा, मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है? तो मुंडा जनजाति जो होती है झारखंड में बोली जाती है। यहाँ पे देख लो, ये वाला नहीं होगा। छोटा नागपुर का पठार झारखंड में है, तो मुंडा भाषा परिवार कहाँ मिलेगा? छोटा नागपुर के पठार पे या छोटा नागपुर। कहा कैकेयी ने सक्रोध, दूर हट दूर अरि निर्बोध। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है बताना है? तो रौद्र रस है, गुस्से में बोलती हैं। करते अभिषेक पयोद है, बलिहारी इस देश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही, सगुण मूर्ति सर्वेश की। इस पंक्तियों में कौन सा छंद है? कितना मस्त पंक्ति है ये। इसमें उल्लाला छंद है। कौन सा है? उल्लाला छंद है। उल्लाला छंद में पहले और तीसरे चरण में 15-15 मात्राओं पर यति होता है, और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राओं पर यति होता है। और एक चरण में मतलब एक लाइन में कुल 28 मात्राएं होती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इनमें से कौन सा शब्द अघोष ध्वनि है? तो क वाली लाइन और ख वाली लाइन ये अघोष होती है, बाकी ग घ अंगा ये तीनों लाइन सघोष होती है। तो क और ख वाला देख लो कौन है? क और ख वाला अघोष पूछा, क ख वाला कहाँ पे है? प फ है,
ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ब्राह्मण पत्र के संस्थापक का क्या नाम है बताना है, तो प्रताप नारायण मिश्र जी हैं, ऑप्शन नंबर बी सही है। ज्ञानदीप के रचनाकार का नाम बताना है आपको, तो शेख नबी जी हैं ज्ञानदीप के रचनाकार या रचयिता। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय कब माना है, तो देखो रीतिकाल का समय 17 से 1900 माना है, विक्रम संवत में लिखा है यहाँ पे। 1050 से 1350 आदिकाल, 1350 से 1700 तक भक्तिकाल, और उसके बाद 1700 से 1900 तक क्या मान लिया है रीतिकाल, उसके बाद आधुनिक काल। इनमें से कौन सी कृति केशव दास की नहीं है बताना है, कौन सी कृति नहीं है, तो अनेकार्थक मंजरी, अनेकार्थ मंजरी केशव की रचना नहीं है, यह नंददास की रचना, किसकी, नंददास की रचना है, नंददास की रचना है अनेकार्थ मंजरी। बाकी रामचंद्रिका और रसिक प्रिया विज्ञान गीता केशव की रचना है। आगे बढ़ते हैं। रीतकाल में किस रस का प्रधानता, अरे भाई श्रृंगार रस मारो ना धड़ाक से, बिहारी लाल को भूल गए का। इनमें से रीतकाल का कौन सा कवि अपने प्रकृति चित्रण के लिए विख्यात था, तो सेनापति अपने प्रकृति चित्रण के लिए विख्यात थे, रीतकाल के कवि हैं ये। आगे गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक का क्या नाम है, चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक रहे। राहुल संस्कृतायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है, तो सरहपा को माना है, ऑप्शन नंबर सी सही है। संत कवि गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ, तो तलवंडी में हुआ, ऑप्शन नंबर बी सही है, तलवंडी में। सूफी कवि नूर मोहम्मद की रचना का नाम बताना है, अनुराग बांसुरी, नूर मोहम्मद की रचना कौन सी है, अनुराग बांसुरी। अब आगे हमको दिया है यहाँ पे 118 से 125 तक का आंसर देना है इस गद्यांश को पढ़ के। एक गद्यांश दिया है, उस पर आधारित आपको प्रश्न पूछे जाएंगे जिसका उत्तर आपको देना है। तो आइए इसको पढ़ते हैं। एक संस्कृत व्यक्ति किसी नई चीज़ की खोज करता है, तो संस्कृत व्यक्ति क्या करता है, नई चीज़ की खोज करता है, ध्यान दीजिएगा इसको। किंतु उसकी संतान को वह अपने पूर्वज से अनायास प्राप्त हो जाती है। जिस व्यक्ति की बुद्धि ने अथवा उसके विवेक ने किसी भी नए तथ्य का दर्शन किया, वह व्यक्ति ही वास्तविक संस्कृत व्यक्ति है। देख लेना है वास्तविक संस्कृत व्यक्ति क्या है, पूछेगा आपसे। और उसकी संतान जिसे अपने पूर्वज से वह वस्तु अनायास ही प्राप्त हो गई, वह अपने पूर्वज की भांति भले ही बन जाए, संस्कृत नहीं कहला सकता। एक आधुनिक उदाहरण लें। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किया, वह संस्कृत मानव था। आज के युग का भौतिक विज्ञान का विद्यार्थी न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण से तो परिचित है ही, लेकिन उसके साथ उसे और भी अनेक बातों का ज्ञान प्राप्त है जिससे शायद न्यूटन अपरिचित ही हो। मतलब हमको कुछ ऐसा चीज़ प्राप्त हो जो न्यूटन को नहीं है प्राप्त, मतलब पता था, और जो न्यूटन को पता था वो हमको नहीं पता था, कुछ ऐसी बातें होंगी। ऐसा होने पर भी हम आज के भौतिक विज्ञान के विद्यार्थी को न्यूटन के अपेक्षा अधिक सभ्य भले ही कह सकें, पर न्यूटन जितना संस्कृत नहीं कह सकते। तो मैं क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि वो काफ़ी सर्च कर चुका था। संस्कृत का अर्थ क्या है, संस्कृत का अर्थ क्या है, इस गद्यांश को पढ़ के बताना है। तो आविष्कार करने वाला ऑप्शन नंबर ए सही है। वास्तविक संस्कृत व्यक्ति वह है जो नए आविष्कार करें। उपरोक्त गद्यांश से ये सब है। और सभ्य ऋषि वह होता है जो कपड़े अच्छा पहनता हो, नहीं शिक्षित हो, शिक्षित तो लगभग सभी होते हैं, कुछ नहीं भी होते हैं, और अब अच्छे अच्छे आविष्कार कर देते हैं। नए आविष्कार करता हो ये हो सकता है, लेकिन जो आविष्कारों का ज्ञाता हो उसे क्या कहेंगे, सभ्य व्यक्ति वह है। ठीक है, आगे विद्यार्थी शब्द का संधि विच्छेद क्या है, विद्याधन अर्थी, ये तो आप वैसे ही बता सकते हैं, विद्याधन अर्थी, ऑप्शन नंबर सी सही है। और न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किंग वाक्य को कर्मवाच्य में बदलिए, इसको कर्मवाच्य में बदलना है। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल की खोज
की। तो ये है न्यूटन के द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की गई। ऑप्शन नंबर ए एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलने के लिए कह रहा है। पूर्वज का विलोम क्या है? पूर्वज का क्या हो जाएगा? अग्रज। ऑप्शन नंबर ए सही है। अनायास का अर्थ क्या है? अनायास मतलब बिना प्रयास के। ऑप्शन नंबर सी सही है। आधुनिक का समानार्थी क्या होगा? तो नवीन होगा। आधुनिक का समानार्थी पूछा है यहाँ पे, क्या होगा? नवीन होगा। तो ये रहा हमारा 13वां वीडियो और 125 क्वेश्चन इसमें हम कर चुके हैं। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और यदि कोई कमी हो तो कमेंट सेक्शन में बता दो। ठीक है। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।